Dear students, now we are going to start new chapter, that is gravitation. It is 10th chapter of your science book. हम इस चैप्टर के साथ साथ पिछले जो दो चैप्टर्स हैं, दैट इज मोशन एंड फोर्स और एंड लॉज ऑफ मोशन, इनके सवाल भी करते रहेंगे बीच बीच में, और ग्रेविटेशन को पढ़कर उसके सवाल भी करते रहेंगे, क्योंकि अब ये तीनों चीज़ें तकरीबन एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हम तीनों के सवाल अब एक साथ करना शुरू करेंगे। नाउ इस चैप्टर के बारे में हम बात करना शुरू करते हैं, ग्रेविटेशन। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको अब हमें करना है। ठीक, ग्रेविटेशन, ये सब होता क्या है? ग्रेविटी मतलब खिंचाव, लगाव, किसी की तरफ बढ़ना एक्सेलरेशन के साथ। देखिए इन चैप्टर 8 क्या था? चैप्टर 8 वाज मोशन। मोशन के अंदर आपने क्या पढ़ा? मोशन के अंदर आपने मोशन के बारे में कुछ टर्म्स पढ़े, ठीक है, कुछ टाइप्स के मोशन पढ़े। इसमें आपने पढ़ा वेलोसिटी, इसमें आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, इसमें आपने पढ़ा एक्सेलरेशन। नाउ चैप्टर 8 में आपने क्या पढ़ा? सॉरी, चैप्टर 9 में, यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आपने ये पढ़ा कि अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की या रुके हुए ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना है, यानी कि उसके अंदर एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन लाना है, तो हमें एक फोर्स की जरूरत होती है। ये आपने इंपॉर्टेंट बात पढ़ी। या अगर किसी सिस्टम पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसके अंदर एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। तो फोर्स के बारे में आपने बेसिकली पढ़ा कि फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन। पहले चैप्टर में एक्सेलरेशन पढ़ने के बाद आपने दूसरे चैप्टर में फोर्स के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको एक बहुत ही आसान सी एग्जांपल से इसको बात को समझाता हूं कि ग्रेविटेशन बेसिकली क्या है। ग्रेविटेशन इन दोनों चैप्टर का निचोड़ है। ठीक, सपोज इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास हैविंग सर्टेन मास। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रॉप करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऐसे ड्रॉप किया मैंने, तो ये ऑब्जेक्ट आप नियर सरफेस ऑफ अर्थ पर जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करता है। तो ये कैसा मोशन है? यहां पर इसकी वेलोसिटी कैसी थी? 0, वर्टिकल डायरेक्शन में, और जैसे ही मैं छोड़ता हूं ये नीचे आना शुरू होता है विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। दैट इज इसके पास सर्टेन एक्सेलरेशन है। इसके पास एक्सेलरेशन है, इसका मतलब इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है। तो इसका मतलब कि कोई फोर्स अर्थ इसके ऊपर लगा रही है, वो उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हर मास के ऊपर अर्थ फोर्स लगाती है। ओके, तो इससे एक बात ये पता चली। एक और एग्जांपल देखते हैं। आपने ये देखा होगा कि सन है ना, इसको मैं रेड से बनाता हूं। सन के अराउंड आपने देखा होगा कि अर्थ ऐसे चक्कर लगाती है। ओके, दिस इज अर्थ एंड दिस इज सन। ओके, अब ध्यान से देखिए, अर्थ डिफरेंट स्पीड से चक्कर लगाती है। हर अलग वक्त पर अर्थ की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। ये क्या चीज है? ये जो मैंने बनाया, ये बेसिकली अर्थ की ट्रेजेक्ट्री है। इस ट्रेजेक्ट्री पे ये अर्थ चलती है।
तो इसकी स्पीड तो सिर्फ बदलती ही है, बल्कि इसका डायरेक्शन भी बदलता है, अगर स्पीड को हम कांस्टेंट मान भी लें तो भी डायरेक्शन बदलने की वजह से हम इसकी वेलोसिटी को चेंजिंग नेचर का बोलेंगे। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होने को हमने पहले यूनिट में क्या पढ़ा कि हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक, यानी अर्थ जो अराउंड द सन चक्कर लगा रही है वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है। एक्सेलरेशन कब होता है, ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा, जब कोई फोर्स लग रही होती है। तो इसका मतलब अर्थ के ऊपर भी एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है जो टुवर्ड्स द सन है, जो इसको इस ऑर्बिट से बाहर निकलने नहीं देती। आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा यहीं अभी पिछले वाले चैप्टर में कि एक बच्चा स्ट्रिंग में पत्थर बांध के घुमाता है, तो पत्थर स्ट्रिंग के गोले से कभी छोड़ के बाहर नहीं जाता, बल्कि उसी के अंदर घूमता रहता है। ठीक, तो एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये और एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये जो मैंने अभी बताई, इसको ड्रॉप करते तो ये नीचे जाता है। ये दोनों फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेम नेचर की है और बेसिकली ये सेम ही है। ये हमें न्यूटन ने बताया 18th सेंचुरी में। ओके, न्यूटन ने हमको ये बताया कि ये दोनों ही फोर्सेस सेम है। इससे पहले एक साइंटिस्ट था जोहानस केपलर। ओके, मैं उसका नाम लिख रहा हूं, जोहानस केपलर। ये 1571 में पैदा हुआ और 1630 में इसकी डेथ हुई। ओके, ही वॉज ए जर्मन मैथमेटिशियन। जर्मनी का मैथमेटिशियन था, एस्ट्रोनॉमर था। इसने हमें लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिए कि अर्थ किस लॉ पर या कोई भी प्लैनेट किस लॉ पर सन के अराउंड चक्कर लगाता है। तो इसने हमें क्या दिए, लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन आपकी जो किताब है उसके अंदर यहाँ ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, पेज नंबर 133 पर। और मैंने देखा ये कंपटीशन में 12 पूछे जाते हैं, लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जैसे इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ही लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन भी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़ने जा रहे हैं, इज इट? ओके, स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, इसको अभी हम मिटा देते हैं, यहां पर काम करना है हमें। हमारी हेडिंग है लॉज ऑफ प्लैनेटरी motion. Laws of planetary motion were given by Sir Johannes Kepler. जोहानस केपलर ने लॉज दिए, 3 लॉ बताए, जिसमें 2 तो काफी पहले बता दिए थे, फिर 10 साल के बाद करीब तीसरा लॉ भी बताया। तो तीनों लॉ को हम डिस्कस करते हैं। पहला लॉ सर जोहानस केपलर ने ये कहा, the orbit of planet of all planet around the sun is ellipse. The orbit of planets
around the sun is ellipse and sun is at one of its focus। जब प्लेनेट सन के अराउंड चक्कर लगाता है तो वो चक्कर लगाने का जो रास्ता है वो एक इलिप्टिकल पाथ है, और वो इलिप्टिकल पाथ उसके दो फोकस हैं, और इलिप्स के दो फोकस होते हैं और उसमें एक फोकस पर सन होता है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि इलिप्स क्या होता है। ठीक, इलिप्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं उसको ड्रॉ करता हूं और फिर आपको बताता हूं कि इलिप्स क्या होता है। इसके लिए मैंने एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया, इसमें मैंने एक स्ट्रिंग बांधी, स्ट्रिंग ऑफ फिक्स लेंथ। स्ट्रिंग को मैंने दो जगह पर बांध दिया, एक यहां पर और एक यहां पर। ठीक, जिससे कि दोनों एंड मूव नहीं करते, ये स्ट्रिंग कहीं भी मूव कर सकती है। और मैं इसको प्लॉट करना शुरू करता हूं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप स्ट्रिंग को ऐसे इसको कहीं फिक्स कर देंगे। ओके, हम यहां पर फिक्स कर देते हैं और जहां आप रखना चाहते हैं वहां पर आप फोकस के निशान बना लीजिए। एक निशान यहां बन गया और एक निशान यहां बन गया। तो दो मैंने ऐसे पॉइंट चूज कर लिए जिनको मुझे फोकस बनाना है, और उसकी दूरी कितनी होगी, जहां ये स्ट्रिंग मैंने फिक्स कर रखी है। तो मैं इनके ऊपर ये रख दिया। अब मैं पेन को इसके अंदर ऐसे फंसाकर और इसको मूव कराऊंगा। ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने मूव कराया ऐसे, और इसी तरह से फिर मैं इसको कंप्लीट करूंगा। तो ये जो फिगर बनी ये इलिप्स होगी। इसकी खासियत क्या है, ध्यान से देखिए। मैंने ये यहां फिक्स कर दिए थे फोकस पर, और मैंने पेन को इस थ्रेड के अंदर लगाकर ऐसे चलाया कि ये थ्रेड से पेन बाहर नहीं निकलता कभी। ऐसे जो फिगर बनेगी वो सर्कुलर दिखेगी लेकिन सर्कुलर नहीं होगी। ये जो दो पॉइंट फिक्स थे ये बेसिकली क्या कहलाएंगे, फोकस। क्या कहलाएंगे, फोकस। इनका नाम लिखता हूं मैं यहां पर। इट इज फोकस फर्स्ट एंड इट इज फोकस सेकेंड। दीज आर टू फोकस। अब अर्थ, क्योंकि हमारा ब्लू प्लैनेट है और सन रेड दिखता है, तो मैं यहां पर रेड बना देता हूं सन। तो दिस इज व्हाट, इट इज सन। सन इज एट वन फोकस, सेकेंड फोकस पे कुछ नहीं, खाली जगह। नाउ व्हाट अबाउट अर्थ। अर्थ हमारी ऐसे इस ऑर्बिट में घूमती, ओके, इस डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल ऐसे घूमती रहती है। अर्थ यहां से लेकर इस ऑर्बिट में एक इलिप्टिकल पाथ में ऐसे घूमेगी और वापस यहां पर आ जाएगी एक साल में 365 आवर्स, 365 डेज, 6 आवर्स 6 मिनट्स, ऐसे कुछ है। मैं हो सकता है कि ये फिगर गलत भी लिखी हो, लेकिन कमोबेश ऐसा ही है। अर्थ एक चक्कर इतनी देर में लगाती है
और इसको हम ऑर्बिटल पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल पीरियड। दिस इज नोन एज ऑर्बिटल पीरियड ऑफ प्लैनेट। एंड इज डिनोटेड बाई टी। किसी प्लैनेट का 28 दिन भी है ये, किसी का 24 इयर्स भी है। तो हर प्लैनेट का ये डिफरेंट है, उसकी पाथ भी डिफरेंट है और उसका ऑर्बिटल पीरियड भी डिफरेंट है। तो केपलर ने ये बताया पहले लॉ में कि हर प्लैनेट एक इलिप्टिकल पाथ में घूमता है और सन उसके एक फोकस पर है। तो इलिप्स क्या होता है ये भी मैंने बताया आपको, और कैसे सन कहां पर है वो भी बताया, और अर्थ कैसे घूम रहा है वो भी बताया। दिस इज फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ फॉर प्लैनेटरी मोशन। अब दूसरा लॉ की बात करते हैं, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ है कि प्लैनेट जब ट्रेवल करेगा तो वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगा। इसका मतलब मैं बताता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, ये प्लैनेट इस टाइम यहां पर है, तो यहां से लेकर यहां तक नीचे तक मैं एक लाइन खींचता हूं। Suppose this is a radius vector from earth or from sun to earth। एक साल के बाद, सॉरी एक महीने के बाद, यानी 30 डेज के बाद, एग्जैक्टली 30 डेज के बाद सपोज अर्थ की पोजीशन ये आ जाती है, तो ये रेडियस वेक्टर कितना एरिया स्वीप करेगा, वो एरिया, तो उस एरिया को बनाने के लिए मैं एक दूसरा रेडियस वेक्टर भी बना देता हूं। ठीक, ये इसने कितने टाइम में किया? फॉर एग्जाम्पल 30 डेज में किया, तो एरिया कौन सा बना? एरिया, इसका मतलब ये वाला एरिया। दिस इज व्हाट, सपोज एरिया ए। इसी तरह से अर्थ किसी और मंथ में, सपोज यहां पर है, अर्थ की पोजीशन किसी मंथ में, सपोज अगस्त में यहां पर है, एग्जैक्टली 30 डेज के बाद अर्थ इधर चलेगी और आ जाएगी करीब इतनी दूरी पर। फॉर एग्जाम्पल 2 आपको पोजीशन मिल जाएंगी। तो यहां पर भी आप मिलाइए, और दूसरे वेक्टर को भी मिलाइए, तो ये जो ट्रेवल किया यहां से यहां तक रास्ता, ये कितने में किया? ये भी 30 डेज में किया, यहां भी 30 डेज में था, यहां भी 30 डेज में, और इसका जो एरिया था वो ये था। तो केपलर ये कहता है कि इक्वल एरिया विल बी स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर फ्रॉम सन टू अर्थ विल बी इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये भी आपका ए होगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वल एरिया। तो सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ इक्वल एरिया, दैट इज equal area will be swept by radius vector from sun to planet
in equal interval of time। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वैप करेगा प्लैनेट। इससे हमें और भी बात पता लगेगी। क्या पता लगेगी भाई? सन से सबसे नजदीक प्लैनेट कब होगा? यहां पर होगा। जैसे हमारी अर्थ यहां पर होती है जून में, आई थिंक 23 जून होती है, 23 या 21 होती है, सॉरी 21 जून होती है, जब अर्थ के सबसे नजदीक होती है, सॉरी सन के सबसे नजदीक होती है अर्थ। और 23 दिसंबर को सबसे ज्यादा दूर होती है। इसका मतलब क्या है कि यहां ज्यादा एरिया स्वैप करना है इसको, क्योंकि ये नजदीक। तो यहां पर वेलोसिटी या आप कहिए स्पीड ज्यादा होती है प्लैनेट की जब वो फोकस के पास होता है। तो इससे ये बात बाद में रिवील होगी, लेकिन उसको केपलर ने इस तरह से लिखा कि इक्वल एरिया विल बी स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर फ्रॉम सन टू प्लैनेट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट करेगा प्लैनेट। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन गिवन बाय केपलर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट थर्ड लॉ। ओके, थर्ड लॉ को हम यहां पर लिखते हैं। थर्ड लॉ का नाम लॉ ऑफ हार्मोनीज भी कहते हैं। लॉ ऑफ हार्मोनीज भी कहते हैं थर्ड लॉ को। लॉ ऑफ हार्मोनीज क्या कहता है वो मैं बताता हूं। आपको मैंने ये बताया कि अर्थ एक जगह से घूमकर और वापस उसी जगह में कितने टाइम में आती है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल पीरियड या कैपिटल टी ऑफ दैट प्लैनेट। और अर्थ का सन से जो डिस्टेंस है वो सपोज यहां पर r1 है, यहां पर r2 है, यहां पर r3 है, यहां पर r4 है। तो आप देखेंगे ये रेडियस वेक्टर बदलता रहता है हर वक्त। कभी ये कुछ होता है, कभी ये मिनिमम होता है, कभी ये मैक्सिमम होता है। तो इसका हम एक मीन वैल्यू निकाल लें तो मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड द सन, उसको हम बोलेंगे सपोज r। तो केपलर ने कहा कि r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, ऑर्बिटल पीरियड का स्क्वायर और डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट, मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन, इसका क्यूब, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेटर ऑन केपलर ने इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ या स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल प्रूफ या स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक थ्योरी नहीं दी। लेटर ऑन न्यूटन ने इस लॉ की मदद से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिवाइस किया, उसने बताया, उसने प्रूफ किया। जोहानस केपलर की बात को उसने प्रूफ किया। तो लॉ ऑफ हार्मोनीज के जरिए न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को जो है हमें बताया। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय